तुमने अपनी शादी के समारोह में एक ऐसा वीडियो चला दिया जो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। शुरू में रिश्तेदार और दोस्त सोच रहे थे कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वीडियो की मुख्य लड़की आज की दुल्हन लियू रुयान है और लड़का कोई और था। सबके हैरान होने पर पता चला कि दुल्हन लियू रुयान अभी तक आई ही नहीं है। सभी रिश्तेदारों की उलझी हुई नज़रों के बीच तुमने एक हाथ में माइक्रोफोन उठाया और दूसरे हाथ से लियू रुयान को कॉल किया। पहली कॉल का जवाब उसने नहीं दिया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी और फिर से कॉल किया। इस बार फोन कुछ घंटियों के बाद जुड़ा। फोन के दूसरी तरफ साफ साफ हॉर्न और इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहां मौजूद लोग बात कर रहे थे कि लियू रुयान कार लेकर चली गई। क्या लियू परिवार की ये बड़ी बेटी शादी से भाग रही है? तुमने शांत होकर पूछा। तुम कहाँ हो? शादी छोड़कर क्यों चली गई? लियू रुयान ने चिढ़कर कहा, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, सगाई की पार्टी बाद में कर लेंगे। तुमने पूछा, कौन सा काम इतना जरूरी है जो हमारी सगाई से भी ज्यादा अहम हो? लियू रुयान की आवाज़ फोन में नाराज और अधैर्य से भरी थी। मैंने कहा ना बाद में कर लेंगे, मैं अभी ड्राइव करती हूँ, बाद बाद में। तुमने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बाद में कर लेंगे। तुम पूरे समारोह और दूर दूर से आए मेहमानों को क्या समझती हो, और हमारे चेन परिवार को भी? इस सगाई की तैयारी मैंने 6 महीने से की है और तुम बस बाद में करेंगे कहकर सब खत्म कर देना चाहती हो। आखिर किसके साथ बाद में करोगी? दूल्हा मैं ही रहूंगा या कोई और? ये बात सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। लियू रुयान भी घबराई और सोचने लगी कि क्या ये वही चुलबुला चेनमो है। चेनमो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो? शायद जो ये शादी तोड़ना चाहता है वो मैं नहीं हूं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे अस्पताल जाना है, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है, उसकी जान बचानी है। तुम हंसते हो। तुम डॉक्टर हो क्या? तुम बस वहां जाकर ही किसी की जान बचा सकते हो। तो मुझे बताओ, अस्पताल में जो लोग लेटे हैं, क्या वे मरने वाले हैं जिनका एक पल भी इंतजार नहीं हो सकता? तुम्हें जरूरी था कि समारोह के बीच में ही चले जाओ और सबको डराओ। यहां तक कि लियू परिवार भी हैरान है कि इतने अहम वक्त पर कौन ऐसी खासियत रखता है कि ठंडी ठंडी मानी जाने वाली लियू परिवार की बड़ी बेटी खुद अस्पताल तक गाड़ी चलाकर चली जाए। फिर लियू रुयान ने धीमे स्वर में कहा, मेरी असिस्टेंट ये फान। ये दो शब्द सुनते ही वहां मौजूद लोग पूरी तरह से उत्साहित हो गए। ये फान क्या लियू की असिस्टेंट नहीं है? लियू ने ग्रेजुएशन के बाद खुद उसे नौकरी पर रखा था। बताया जाता है कि ये फानपान आन से भी ज़्यादा सुंदर है और लियू परिवार की बड़ी बेटी के साथ उसकी इतनी घनिष्ठ दोस्ती है जैसे सबसे करीबी सहेली हो। लेकिन किसी ने भी कभी किसी अमीर परिवार में लड़कों की सहेली नहीं की। आसपास लोग चर्चा करने लगे। लियू परिवार की बुजुर्ग महिला लियू हिचिन बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत लोगों को भेजा कि तुम्हारा फोन छीन लो। लेकिन तुम पहले से ही तैयार थे और अपने कई तरीके रखे हुए थे। इस बार उसने क्या किया? सर्दी जुकाम है या साइकिल से टकरा गया? मैं हमेशा शक करता रहा कि तुम दोनों का रिश्ता सच में क्या है। आखिर में लियू परिवार का असली बॉस कौन है? अगर वह सिर्फ एक छोटा सहायक है तो कैसे तुम लियू परिवार की बड़ी बेटी अपने मंगेतर को छोड़कर उसके पीछे पड़ी हो, चुपचाप सब कुछ सह रही हो? क्या तुम थोड़ी इज्जत दिखा सकती हो? वह मेरा सहायक ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। उसे इज्जत न देना मतलब मुझे इज्जत न देना है। तेरे दिल में कहीं ना कहीं तो हलचल हुई होगी, है ना? क्या तुम जानते हो इस सहायक का अपमान करने का नतीजा क्या होगा? घर टूटा, लोग मरे और मौत का सामना करना पड़ा। तुम ही हो जिसने यफन की वजह से अपनी जिंदगी जल्दी खत्म कर ली थी। अब जब तुम फिर से वापस आई हो तो तुम्हें धीरे धीरे उन दोनों बुरी लोगों की बदनामी करनी होगी ताकि उनकी बदनामी सदियों तक रहे। उन्हें बदनाम करना ही हमारी योजना का पहला कदम है। अब आगे बढ़ते हैं। तुमने फिर कहा, लगता है ये दोस्त मेरे मंगेतर से भी ज्यादा अहमियत रखता है। अगर ऐसा है तो एक फैसला करो, मैं और येफान, तुम किसे चुनोगी? लियू रुयान ने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे जिससे वह इतनी मुश्किल स्थिति में आ जाएगी। उसके दिल में येफन उसके भाई जैसा था, लेकिन तुमने उनके रिश्ते को इतनी गंदी नज़र से देखा। जवाब दो, तुम किसे चुनोगी? तुम अब भी दबाव डाल रही हो। लियू रुयान ने मन ही मन सोचा, येफन उसे ज़्यादा समझता है, हर काम में उसका साथ देता है और उसे खुश रखता है। उसने तुरंत कहा येफन, कहते ही उसने फ़ोन जल्दी से काट दिया और अस्पताल की तरफ तेजी से भागी। लेकिन जैसे ही यह बात उसके मुंह से निकली, उसे अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई बेहद जरूरी व्यक्ति उससे दूर जा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ मंच के नीचे सारे रिश्तेदार और दोस्त उसकी पसंद सुनकर अब उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं कह रहे थे। ठंडी और खूबसूरत देवी का ग्लैमर पूरी तरह से टूट गया। बूढ़ी लियू ताईताई ने पहले कभी महसूस न किया ऐसा शर्मिंदगी का एहसास किया। वह लियू रुयान से नफरत करती थी कि वह बेकार है, और तुमसे भी गुस्सा थी कि तुम इतनी बेरहमी से इतनी बड़ी बात को इतने लोगों के सामने हवा दे दिए। फिर उसने लियू परिवार के नौकर को बुलाया और कहा, तुम जाकर इस अवज्ञाकारी लड़की को तुरंत वापस लेकर आओ। उस इफान की मौत हो गई तो हो गई, अगर नहीं हुई तो सच में उसे टक्कर लगकर मर जाना चाहिए। इसी बीच लियू रुयान अस्पताल पहुंच चुकी थी।
वह एक सफ़ेद शादी के गाउन में अस्पताल की गलियों में दौड़ रही थी। अस्पताल में कभी किसी ने दुल्हन को गाउन पहनते नहीं देखा था। सब लोग सोच रहे थे कि क्या मामला है। कुछ लड़कियां जो प्यार में हैं सोच रही थीं कि शायद कोई बड़ी कार दुर्घटना हुई है। इस खूबसूरत लड़की के बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है, शायद कोई जानलेवा बीमारी है और शायद वह आज रात तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए उसकी प्रेमिका शादी के गाउन में आई है ताकि उसे आखिरी बार विदा कर सके। यह सोचकर कुछ लड़कियां बेताबी से मोबाइल निकालकर फोटो खींचने लगी और ऑनलाइन शेयर करने लगी। पिछली जिंदगी में भी यही सब ऑनलाइन चर्चा के चलते हुआ था। जब संबंधित लोगों की पहचान सामने आई तो तुम पूरी जिंदगी हरे टोपी पहनने को मजबूर रहे। पिछली जिंदगी में लियूरियान ने शादी से भागने की कोशिश की थी। हालांकि लियू परिवार ने उसे कड़ी सजा दी और इफान को भी निपटाने की योजना बनाई। लेकिन लियू रुयान ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान बचाई और तुमने स्वाभाविक रूप से अपनी गलती माफ कर दी। तुम्हारे प्यार को इंटरनेट के कीबोर्ड योद्धाओं ने जिद्दी लड़के और प्यार छीनने वाला बताया। परिवार की ताकत से लोजा को दबाकर लोजा को तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया। तुम ही हो जिसने लोरुयन और यफन को अलग किया। लेकिन यफन ऐसा नायक जैसा किरदार है जो हार नहीं मानता, भले ही दिल में कड़वाहट हो। फिर भी वह लोरुयन से प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहता है। दुनिया की नज़रों में तुम सबसे बड़ा खलनायक हो, ये सब लोरुयन को पता है। लेकिन उसने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। वह बस यफन की इज्जत बचाए रख रही है, तुम्हें अपनी आंखों में नहीं रखती। अब शादी की जगह तुम माइक लेकर नीचे खड़े लोगों से भावुक होकर कहते हो, लोजा की बड़ी लड़की ने फैसला कर लिया है तो मैं भी उनकी खुशी में साथ दूंगा। लोहेछन को नहीं पता तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह जानती है कि मुझे रोकना होगा। वह धीरे धीरे बूढ़े कदमों से मंच पर आती है और कहती है, चुप क्यों हो? कोई बात है तो हम सब परिवार वाले दरवाजा बंद करके शांति से बात करेंगे। रुयन भी छोटी है, समझ नहीं पाई, गलती हो गई, हम उसे सही करेंगे। तुम नीचे आओ, माइक मुझे दे दो। तुम अपनी दादी लोहिकन को देखते हो, जिसको सालों से दादी कहा है। तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा खोया खोया हो जाता है। तुम्हारे परिवार छंजा में कभी ज़्यादा लोग नहीं थे। तुम्हारे जन्म से पहले ही दादा दादी का देहांत हो चुका था। स्कूल के समय माता पिता की भी दुर्घटना में मौत हो गई। कमजोर छंजा में आखिरकार सिर्फ तुम ही बच गए। तब लवजा ने तुम्हें प्यार और सहारा दिया। लेकिन लवजा के इस कदम के पीछे हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है। उनका असली उद्देश्य था छंजा की सारी संपत्ति हड़पना। तुम जिंदगी भर कभी भी इस इतिहास को दोहराने नहीं दोगे। लियू दादी आपका सेनलियू है और मेरा सेनचेन। हमारे बीच एक ही परिवार होने की क्या बात है? जब से आपकी पोती ने अपना फैसला किया है। आपका दामाद में नहीं बल्कि ये फान है और मैं अब चेन परिवार के मुखिया के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। लियू हुई चिन ने भावनाओं से इनकार करते हुए हंसते हुए निराशा से मंच पर देखती रही। फिर आप नीचे बैठे लोगों की ओर मुड़े और माफी मांगते हुए बोले, सभी से माफी चाहता हूं कि आप सबने अपनी व्यस्तता से समय निकाला कर, लेकिन ये तो एक तमाशा बन गई। फिर मैं वही कहता हूं, मैं दूसरों की खुशी चाहता हूं। लियू परिवार की बड़ी बेटी का दिल किसी और के लिए धड़कता है। मैं कैसे उस प्यार में दखल दे सकता हूं? आज से मैं और लियू रुयान की सगाई खत्म। जैसे ही आपने ये कहा, आपके पूर्व ससुर किन हैं, जो पता नहीं कहां से हिम्मत जुटाकर सीधे मंच पर चढ़ाए, गुस्से में बोले, मैं इस सगाई को रद्द करने से सहमत नहीं हूं। मैं कड़ाई से मना करता हूं। आप चुप रहे। आपके पास ये फैसला करने का अधिकार नहीं है। किन साहब, आपके पास इस मना करने का क्या कारण है? आपकी बेटी ने अपना फैसला कर लिया है। वह अपने प्यार के पीछे चल पड़ी है। अब आप मुझे क्या करें? क्या मैं किसी को भेजकर आपकी बेटी को पढ़कर वापस लाऊं? ऐसा गैर कानूनी और अमर्यादित काम हम चेन परिवार वाले कभी नहीं करेंगे। मेरे घर की सिखावन भी आपको ये बातें कहने की इजाज़त नहीं देती। ये सब साफ तौर पर लियू परिवार की बेइज्जती करना है। ये कह रहे हैं कि लियू परिवार में कोई संस्कार नहीं, अपनी बेटी को शर्मिंदा करने में कोई हर्ज नहीं। किन्है का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने आगे कहा, चुप रहना ये साबित करता है कि आप इस फैसले के नतीजे नहीं जानते। मतलब सगाई रद्द? अगर वह जानता होता तो वह जरूर वापस आ जाता। आप उसे एक और मौका दीजिए। किन हई की विनती पर तुम तिरछी नजरों से हंसते हुए धीरे धीरे सिर हिला देते हो। किन साहब, आप कैसे जानते हैं कि मैंने उसे मौका नहीं दिया? उसने खुद अपनी राह बंद कर ली है। क्या आप वो वीडियो भूल गए जो शादी से पहले दिखाया गया था? साफ है आपकी बेटी और ये फान पहले ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपकी मनाही का क्या फ़ायदा? आपका नया दामाद अभी अस्पताल में पड़ा है। मुझे लगता है आपको बेहतर होगा कि आप खुद जाकर उसकी हालत पूछें। वैसे लियू दादी जी, आपकी तीसरी पीढ़ी अब भी बहू के घर आने वाला दामाद ढूंढ रही है क्या? अगर हाँ, तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे समय रहते हट जाना चाहिए था ताकि इतनी बड़ी गलतफहमी न हो। मौजूद मेहमानों को यह बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतनी शांति से सब कुछ देख रहे हो। तुम्हारी शाही अंदाज एकदम से सामने आ गया। किन हई कैसे किसी इतने अच्छे दामाद को जाने दे सकता था? वह अभी भी लड़ रहा था। तुम्हारे पास आकर धीरे से बोला, खामोशी ही अमीरी वाले घरों की शादीशुदा जिंदगी होती है।
तुम अपनी मर्जी करो, मैं अपनी। रुयान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ, अब तुम खेल रहे हो तो फिर उसे कबूल नहीं करोगे। वह सिर्फ एक पल की भूल कर बैठा है, उसे माफ कर दो। तुमने उससे शादी की है तो मतलब आधा लियो परिवार तुम्हारा ही है। पुरानी दोस्ती और इन दौलतों के लिए शादी रद्द करने का सोचो ही मत। तुम मन ही मन सोच रहे थे, ये पैसा देने वाला ससुर का दिमाग तो कुत्ते ने खा लिया है क्या? काम ऐसे बिगाड़ दिया और अब मुझसे सहन करने को कह रहा है। और तुम और लियू रुयान आज भी बिल्कुल साफ सुथरे हो, सिवाय गले लगाने और चुंबन के, और कुछ नहीं किया। यह हरा टोपी तुमने एक बार पहना, लेकिन दूसरी बार बिल्कुल नहीं पहनोगे। हमारे चेन परिवार के पास इतना पैसा है कि तुम्हें लियू परिवार का कुछ लेना देना नहीं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, आज से चेन परिवार लियू परिवार का रणनीतिक साझेदार नहीं रहेगा। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वे खत्म होंगे और आगे से कोई नया प्रोजेक्ट लियू परिवार के साथ नहीं होगा। अब न सिर्फ किन्हई हैरान रह गया, बल्कि लियू हुईचिन भी डर के मारे संभल नहीं पाई और गुस्से में आ गई। नीचे लियू हुईचिन सीधे जमीन पर बेहोश हो गई। जल्दी से बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाओ। लियू परिवार के लोग जल्दी से लियू हुईचिन को उठाकर सैनचान से ले गए। किन्हई ताकतवर आदमी था, उसने जोर से सिर हिलाया और उसके बाद वो भी वहां से चला गया और तुम वहीं रह गए, मेहमानों को सांत्वना देते हुए। देर रात लोग चले गए, शोर शराबा खत्म हुआ। चेन परिवार फिर से शांत हो गया, लेकिन इस शांति के नीचे छुपा था एक तूफान। तुम और शेन योचू कटिंग में वापस आए, दोनों शराब उतराने वाली चाय पी रहे थे चुपचाप। शेन योचू एक गहरे पतझड़ के गुलाब की तरह थी, जो जोर से नहीं दिखती, लेकिन उसके आकर्षण को काटना मुश्किल होता है। अगर लियू रुयान एक हिमनत की कमल की तरह है, तो शेन योचू एक काले गुलाब की तरह है। शेन योचू तुमसे 3-4 साल बड़ी थी। चेन परिवार ने उसे गोद लिया था, लेकिन मेरी माँ जल्दी ही गर्भवती हो गई। भले ही चेन परिवार में तुम्हारा स्वागत था, वे शेन योचू को विदेशी लड़की समझकर थोड़ा दूरी बनाए रखते थे, लेकिन आखिरकार शेन योचू ने इस शांति और चुप्पी को तोड़ दिया। क्या तुम सच में अब हार मानने वाले हो? लियू रुयान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं सहन नहीं कर सकती। उसने तुम्हारे प्यार को इतना बुरा कैसे समझा? शेन योचू बोलते बोलते रो पड़ी। इस बार तुम भी झूठी हिम्मत नहीं दिखा पाए, खुद को बेपरवाह दिखाने की कोशिश बंद कर दी। पूरी तरह से टूटकर कुर्सी पर गिर पड़े, आंखें खाली, दुखी, निराश, असहाय और अविश्वास से भसी। पुनर्जन्म के बाद भी तुम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लियू रुयान तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है। शादी से भागने का अपमान तो बस शुरुआत थी। तुम्हें जो सहना पड़ा वह आज के मुकाबले कुछ नहीं था। 10 साल पहले लियू रुयान ने येफन से बदला लेने के लिए तुम्हें सीधे पौधा बना दिया था। तुमने खुद को संभाला और कहा, इस बात का निपटारा यही नहीं होगा। लियू रुयान तो बस शुरुआत है। मैं लियू परिवार को उसकी इस फैसले की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। तुम्हें क्या लगता है, एक औरत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? शेन योचू के जवाब देने से पहले ही तुम बोले, आज मैं सीधे लियू रुयान की बेवफाई की तस्वीरें सबके सामने लाने वाला हूं, भले ही इससे मुझे भी नुकसान हो। लेकिन लियू रुयान की यह जिंदगी अब किसी अमीर नौजवान से शादी करने की सोच भी नहीं सकती। लियू परिवार कभी भी उसे यह मौका नहीं देगा कि वो येफान के साथ रहे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लियू परिवार खुद ही उन्हें सजा देगा। हम बस लियू परिवार को तबाह कर देंगे। तुमने चाय का कप कसकर पकड़ते हुए गुस्से से कहा। तुम्हारी नजरों में हिंसा और क्रूरता साफ झलक रही थी। शेन योचू ने कभी तुम्हें इतनी बेरहम हालत में नहीं देखा था। उसे लगा जैसे तुम पूरी तरह से बदल गए हो। ठीक है चेनमो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चेन परिवार तुम्हारा मजबूत सहारा है, हम मिलकर उन्हें 10 गुना बदला देंगे। शेन योचू तुम्हारे पास आया और तुम्हारे माथे पर हाथ फेरने लगा, जैसे बचपन में किया करता था। तुम उसकी उस बेहद याद भरी शक्ल को देखते रहे। पिछली जिंदगी में जब तुम पादप की तरह बेहोश थे, शेन योचू हर दिन तुम्हारा ख्याल रखता था, तुम्हें पलटता, मालिश करता, धीरे से कान में बाहर की बातें बताता और आखिर में तुम्हारे सिर पर हाथ फेरता। तुम खुद को रोक नहीं पाए और उठकर शेन योचू को गले लगा लिया। तुम्हें नहीं पता था पिछली जिंदगी में शेन योचू को लियू रुइहान ने कहाँ ले जाया और उसका अंजाम क्या हुआ। ये जानकर तुम मौत तक पछताते रहे कि आखिर क्यों लियू रुइहान से प्यार कर बैठे और उसे अपने परिवार को चोट पहुंचाने दिया। तुम खुद को समझाते रहे कि इस जिंदगी में एक ही इंसान है जिससे धोखा नहीं देना, वो है शेन योचू। तुम अपना सिर शेन योचू की गर्दन पर टिकाए उसकी परिचित खुशबू सूंघते हुए। खोया हुआ यह एहसास तुम्हें तोड़ देता है और तुम बिना रुके रो पड़ते हो। शेन योचू अचानक तुम्हारे गले लगने पर हैरान रह जाता है। तुम दोनों वर्षों से साथ बड़े हुए हो और ये गले लगना तुम्हारे बचपन की यादें ताजा कर देता है। सच कहूं तो तुम शेन योचू के साथ बड़े हुए हो, बचपन से उसके पीछे पीछे चलते रहे, जब तक कि तुमने लियू रुयान से मुलाकात नहीं की, क्योंकि लियू रुयान ने खुद शेन योचू से दूरी बना ली थी। शेन योचू तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनकर समझता है कि तुम अभी भी लियू रुयान को छोड़ नहीं पा रहे। उसके दिल में एक झटका सा लगता है। वह तुम्हें कसकर गले लगाता है और तुम्हारे पीछे के सिर को छूता है, जैसे बचपन में करता था। तुम्हें सांत्वना देता है जो हमेशा रोता रहता है। तुम खूब रोते हो, अपनी मन की उदासी बाहर निकालते हो और इससे तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाता है।
फिर से कुछ ताजगी महसूस होती है। दीदी तुम जल्दी आराम कर लो, कल हमें ऑफिस जाना है, बहुत काम है, तुम कहते हो और बाहर निकलने लगते हो। तुम कहाँ जा रही हो इतनी देर से, फिर भी बाहर जाना है? शेन योचू पूछता है। मैं शादी के कमरे पर जाऊंगी, कुछ चीजें ले आनी हैं। वो मम्मी पापा की यादें हैं, लियू रुयान को नहीं छोड़ सकती, तुम समझाते हो। शेन योचू जानता है कि तुम पछतावा नहीं कर रही, बस लियू रुयान से चीजें लेने जा रही हो, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहता। वह किसी को तुम्हें चेन परिवार से निकलवाने भेजता है। तुम्हारे जाने के बाद शेन योचू गुस्से में ठंडी हंसी देता है। लियू परिवार, अब वक्त आ गया है कि हम अच्छी तरह हिसाब चुकता करें। शेन योचू कोई मामूली लड़का नहीं है। वो ओंडो डान साल की उम्र में ही चेन परिवार को संभालने और उसे मजबूत बनाए रखने में सक्षम था, जो उसकी काबिलियत की गवाही है। पिछली जिंदगी में अगर तुमने उसे खुला मौका नहीं दिया होता और उसका अधिकार सीधे छीन नहीं लिया होता, तो कैसे लियू परिवार चेन परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर पाता और शेन योचू को लियू रुयान के हाथों पकड़वाता। तियान हाई गार्डन लियू परिवार का बनाया हुआ विलेज एरिया है और तुम्हारा और लियू रुयान का शादी का घर यही है। तुमने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस जान पहचान वाले पर अजनबी कमरे को देखकर तुम्हारे दिल में मिलीजुली भावनाएं उमड़ आईं। असल में तुम्हारा प्लान था कि शादी के बाद सीधे चेन परिवार के पुराने घर में रहो, लेकिन लियू रुयान को वो पुराना घर पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे उस घर की सजावट स्टाइल अच्छी नहीं लगी। और ठीक उसी वक्त लियू परिवार ने यह नया कॉम्प्लेक्स पूरा किया, तो लियू रुयान ने तुम्हें शादी का घर यहीं खरीदने को कहा। नंबर 1 विलासिता वाली तियान हाई गार्डन की सबसे अच्छी विला, जिसकी कीमत 150 करोड़ थी। तुम्हारे नेतृत्व से पहले यह प्रोजेक्ट बिल्कुल ठप पड़ा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद इसमें जान आ गई। तुम्हारे कई अमीर दोस्त भी यहाँ घर लेने लगे। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि चेन परिवार के पास ही रहे। फिर तुमने इसमें 35 करोड़ खर्च करके पूरा रेनोवेशन करवाया, जो पूरी तरह से लियू रुयान की पसंद के हिसाब से था। यह काम 6 महीने चला, जिसमें तुम हर कदम पर खुद मौजूद रहे। तुम्हारे दिमाग में था कि यह घर तुम्हारे और लियू रुयान के पूरे जीवन का ठिकाना होगा, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन आखिर में यह सारा फायदा यफन को मिल गया। जब तुम पौधे की तरह बेहोश और लकवे से ग्रस्त हो गए, तो लियू रुयान ने तुम्हें वापस चेन परिवार के पुराने घर भेज दिया और यह नया घर यफन को दे दिया। शायद इसलिए उसने यह शादी का घर यफन को देने के लिए तुम्हें यहाँ से दूर कर दिया। तुम्हें पता भी नहीं कि खुद पौधे की तरह बेहोश होने के बाद तुम्हारे द्वारा एक एक ईंट से सजाए गए शादी के कमरे में क्या वो लियू रुयन और ये फान का प्यार भरा आशियाना बन गया है? क्या दोनों ने तुम्हारे ही शादी के बिस्तर पर कुछ गलत किया? यही वजह थी कि शेन योचू फूट पड़ा। उसने लोगों को भेजकर ये फान को मारकर पूरी तरह लकवे में डाल दिया। इससे शेन योचू की जान को भी खतरा हो गया। ये सब सोचते हुए तुम्हारा दिल चिरचिर हो गया, मुंह से ताजा खून निकल पड़ा, जो मेहमान खाने की सफेद कारपेट पर गिरकर और भी ज्यादा चुभ रहा था। तुम दिल टूटने से बेहोश होकर गिर पड़े। हांगचेंग सेंट्रल अस्पताल में लियू रुएन को अभी तक पता नहीं कि वो पूरे हांगचेंग की चर्चा का केंद्र बनने वाली है। वो ये फान के बिस्तर के पास खड़ा था, हाथ में हाथ डालकर बिस्तर पर पड़े इस फिक्रमंद और पीले पड़े चेहरे वाले ये फान को देख रहा था। सौभाग्य से ये फान ठीक था, बस कुछ खरोंचें थीं, अंदर कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे जोर से टक्कर लगी थी और अब तक बेहोशी की हालत में था। लियू रुएन ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक बिस्तर के पास आंखें तक नहीं झपकाईं। उसे पता ही नहीं था कि चेन परिवार के पुराने घर में क्या हुआ था। नहीं उसे यह समझ में आया कि यह फान पूरे हांगचेंग का मशहूर शख्स बन चुका है, लेकिन यह प्रसिद्धि कुछ खास अच्छी नहीं थी। पहले जब वो अस्पताल आया था ये फान से मिलने, तो उसकी तस्वीरें और बातें ऑनलाइन वायरल हो गई थी। ऑनलाइन चर्चा में लोग उनकी दोनों की प्यार भरी और सराहनीय कहानी की तारीफ कर रहे थे। इंटरनेट पर लोग एक तरफ लियू रुयान की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी मौत तक साथ निभाने वाली मोहब्बत की भी दाद दे रहे थे। ये बात जल्दी ही वायरल हो गई। पूरे इंटरनेट पर लोगों की शुभकामनाएं आ रही थी, लेकिन बात जल्दी ही पलट गई। जो लोग तुम्हारे सगाई समारोह में शामिल हुए थे उन्हें सच पता था। उन्होंने ऑनलाइन एक अलग कहानी बताई। मैं तो कहता हूँ ये सब बकवास और बेकार की बातें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लड़की लियू रुयान है जो लियू परिवार की बड़ी बेटी है, और अस्पताल में जो है वो उसकी असिस्टेंट ये फान है। आज की रात उसकी और चेन परिवार के बेटे की सगाई की पार्टी थी। उसने शादी के मौके पर अपने मंगेतर चेनमो को छोड़ दिया और शादी की ड्रेस पहनकर अस्पताल आई, ताकि वो अपनी छुपी हुई प्रेमिका से मिल सके, न कि अपने बॉयफ्रेंड से। ऐसे धोखेबाज जोड़े को देखकर तुम लोग यहाँ उनकी बधाई दे रहे हो। मैं आंखें मूंद बैठा हूँ। तुम्हारी वजह से तो मुझे उल्टी तक आ गई। एक नेटिजन ने तुम्हारे लियू रुयान और ये फान की पूरी बात इंटरनेट पर शेयर कर दी। साथ ही सगाई पार्टी की तस्वीरें भी पोस्ट कर दी। तस्वीरों में तुम अकेले स्टेज पर खड़े हो, चेहरा गम और हताशा से भरा हुआ, और स्टेज के पीछे लगे स्क्रीन पर लियू रुयान की वो तस्वीर दिख रही थी जिसमें वो पजामे में ये फान के साथ कमरे में है। सबूत साफ और तर्क स्पष्ट है।
लियू रुयान ने ये फान के साथ विश्वासघात किया है। इतना सब होने के बाद इंटरनेट पर माहौल पलट गया। लियू रुयान को नहीं पता था कि ऑनलाइन हंगामा मचा हुआ है। वह अस्पताल पहुंचते ही अपना फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि बार बार कॉल आ रहे थे। उसे ये बात ये फान के आराम में खल जाएगी, इसलिए उसने फ़ोन बंद करना बेहतर समझा। एक और वजह यह भी थी कि उसे नहीं पता था कि परिवार और चेन परिवार को कैसे समझाए, इसलिए उसने फ़ोन बंद करके थोड़ी शांति चुनी। उसकी नज़र में चुप रहना अभी के लिए सबसे अच्छा था, क्योंकि ये सब सुनना उसके लिए मुश्किल था। उसने सोचा कि घर लौटकर जब वह सबको सामने समझाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर चुप रहना मतलब गुस्सा नहीं करना और उसे माफ़ करना था, तो लियू जिया उसे दोष नहीं देगा। बस सही वक्त आने पर वह चुप से माफ़ी मांगवाएगी। कौन कहता है कि वो रानी है और तुम उसके रक्षक हो। इस बार साफ दिख रहा था कि उसने ज़्यादा सोचा। उसका रक्षक तो मर चुका है, जिसे उसने खुद मारा था। लियू रुयान अब भी सपने देख रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। लियू रुयान डर गई और बिस्तर पर पड़े ये फान भी डर के मारे चौंक गया, पर फिर भी नहीं जागा। लियू रुयान डर के मारे चुप थी, तभी कोई आया। वो इतना घबराया हुआ था कि येफन की हालत पर ध्यान नहीं दिया। आने वाला था किन्ह, जो कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ गंभीर चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। लियू रुयान ने उसे देख लिया तो आराम महसूस किया। तुम यहाँ कैसे? लियू रुयान ने ठंडी आवाज में पूछा। उसके बोलने में पिता के लिए कोई इज्जत नहीं थी। किन्ह शायद इस बात का आदी था। गुस्सा भी नहीं हुआ, धीरे से बोला, रुयान, तुम्हारी दादी को गुस्से से बेहोशी आई है। वो अभी तुम्हारे बगल वाले कमरे में लेटी है। जल्दी जाओ और देखो। किन्ह की बात सुनकर लियू रुयान ने तुरंत येफन का हाथ छोड़ दिया और उठ खड़ी हुई। दादी गुस्से से बेहोश कैसे हो गई? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चुप्पी क्यों थी? इतनी छोटी बात भी संभाल नहीं पाए और दादी को बेहोशी तक पहुंचा दिया। क्या तुमने दादी को पहले शांत करने की कोशिश की? वो कहाँ है? मेरे साथ आई क्या? मुझे उससे अच्छे से पूछना होगा कि उसने ये सब कैसे संभाला। लियू रुयान का चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी शक्ल ठंडी और गुस्से से भरी थी। उसकी बातों में शिकायत साफ झलक रही थी। उसने किन्ह की तरफ तक नहीं देखा और बिना रुके कमरे से बाहर निकल गई दादी से मिलने। वो सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल रही थी। कभी ये नहीं सोचा कि शायद वो खुद ही शादी से भाग गई थी, इसलिए बात की सारी परेशानियां हुई। और वो अभी ये भी नहीं जानती कि तुम येफन के साथ हो जब उसने फैसला किया था। क्विन हाई पहले ही मंगनी तोड़ने का ऐलान कर चुका था, लेकिन उसने ये बात येफन को नहीं बताई। उसने बस बेड पर पड़े येफन की तरफ एक तिरछी नज़र डाली और तंज भरे लहजे में बोला, अरे छोड़ो, ये सब ड्रामे मत करो। ये सारे नाटक तो मैं पहले सिन्हा के साथ खेल चुका हूँ। येफन बेड पर पड़ा रहा, बिल्कुल शांत, जैसे सच में बेहोश हो गया हो। तुम भी अपना नाटक जारी रखो, क्विन हाई ने कहा। शायद उसने कुछ समझ लिया था, लेकिन उसने सीधे सच नहीं बताया। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों यहीं रुको और उसे देखो। उसे कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं जाने देना। कहकर क्विन हाई भी बाहर निकल गया। इसी वक्त बेड पर पड़ा येफन की पलकों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे वो बाहर की स्थिति देखने के लिए अपनी आंखें खोलना चाहता हो। उसने एक पलक के बीच की दरार से देखा तो दो बड़े से काले साए दिखे। डर के मारे उसने फिर से बेहोशी का नाटक करना शुरू कर दिया। लियू रुयान दरवाजे के बाहर आई। सचमुच पड़ोसी वीआईपी वार्ड के बाहर लियू परिवार के बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। जब वो वार्ड में गई तो देखा कि बूढ़ी दादी बेड पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत अपनी दादी के करीब खड़ी नौकरानी वांग माँ से पूछा, दादी को क्या हुआ? ऐसा क्यों हो गया? वांग माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुक गई। वह लियू परिवार में 50 साल से काम कर रही थी और लियू हुईक्विन के साथ बचपन से ही रही थी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि लियू रुयान ऐसा बुरा काम करेगी, लेकिन अब सच सामने था। लियू परिवार की बड़ी बेटी ने मंगेतर छोड़कर अस्पताल आना चुना, वो भी अपने असिस्टेंट से मिलने, और वो भी मंगनी के जश्न के दिन। वांग माँ ने एक बार लंबी सांस ली और धीरे से कहा, बड़ी बेटी के घर के मुखिया को इतना गुस्सा आया कि उनका दिल ही कमजोर पड़ गया और वे बेहोश हो गए हैं। चिंता मत करो, थोड़ी देर में वे होश में आ जाएंगे। लियू रुयान कुछ और पूछने ही वाली थी कि बेड पर पड़ी लियू हुईक्विन ने आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल लीं। वांग माँ ने तुरंत दौड़कर उन्हें सहारा दिया और लियू रुयान भी मदद करने लगी। दादी, आप ठीक हैं? अभी कैसा महसूस हो रहा है? कोई जवाब नहीं आया। तुम तो बेहोश हो गई, क्या वो तुम्हारे पीछे नहीं आई? लियू रुयान ने अपनी शादी से भागने की बात बिल्कुल नहीं छेड़ी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी दादी इसी वजह से बेहोश हो गई थी। वो उल्टा ये सोचती थी कि चेन मो ने अपनी दादी का ख्याल नहीं रखा। दादी अस्पताल तक पहुंच गई, लेकिन वह खुद नहीं आई। तभी लियू हुईचिन ने लियू रुयान को धक्का देते हुए नफरत से कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे जैसी पोती नहीं चाहिए। अब लियू रुयान को पता चल गया कि मामला सामने आ गया है, लेकिन उसने बेपरवाही भरा चेहरा बनाए रखा। दादी, आप क्या कह रही हैं? ये तो सिर्फ सगाई की पार्टी है, बाद में दूसरी पार्टी कर लेंगे। चेनमो को मैं समझा दूंगी, अभी फ़ोन करके मना भी लूंगी। कहते हुए लियू रुयान ने फ़ोन निकालकर चेनमो को कॉल करने लगी, लेकिन लियू हुईचिन ने तुरंत उसे रोका।
उसे पता था कि लियू रुयान को अभी बाहर क्या हुआ कुछ पता नहीं है। चेनमो ने सगाई तोड़ दी है। अगर लियू रुयान ऐसे ही फ़ोन करेगी तो फायदा नहीं होगा, बल्कि चेनमो और गुस्सा हो जाएगा और मामला बिगड़ सकता है। पहले फ़ोन मत करो, मेरी बात सुनो, लियू हुईचिन ने कहा। इस बार लियू रुयान ने दादी की बात नहीं टाली और फ़ोन वापस जेब में रख दिया। दादी, आप बोलिए। लियू हुईचिन बिस्तर के पास झुकी और वांग माँ से कहा कि वह बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दे। जब वांग माँ चली गई तो कमरे में सिर्फ लियू हुईचिन और लियू रुयान रह गई। लियू हुईचिन का चेहरा अचानक बदल गया और वह गुस्से से भर उठी। गंभीर आवाज में डांटते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं और अब मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती? इतना शर्मनाक काम करके तुमने हमारी लियू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लियू रुयान डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बांध टूट गया हो। पता नहीं क्या हुआ, दादी इतनी गुस्से में क्यों हैं? दादी, मैंने क्या किया? आप मुझे ऐसे कैसे डांट सकती हैं? मैंने परिवार की इज्जत कैसे गिराई? तुम क्या हो, अब भी कैसे पूछती हो? मुझे बताओ। पड़ोस के वार्ड में कौन है? उसकी पहचान क्या है? उसे क्या हक है कि वो छत पर बने वीआईपी वार्ड में लेटा हो? लियू हुईचिन बात बात पर और गुस्से में आ रही थी। वो लियू रुयान की इज्जत का ख्याल कर रही थी, वरना कोई और होता तो पहले ही चिल्लाकर सारा कुछ बर्बाद कर देता। हालांकि लियू रुयान और चेनमो अभी शादीशुदा नहीं थे, लेकिन दोनों के बीच पहले से ही सगाई हो चुकी थी। लियू हुईचिन के जमाने में ऐसी औरतों को तो सजा मिलनी चाहिए थी। लियू हुईचिन के जमाने में ऐसी औरतों को तो सजा मिलनी चाहिए थी। याफान की मौजूदगी का उसने कभी परिवार को बताया ही नहीं था। चेनमो के अलावा कोई नहीं जानता था कि याफान उसका असिस्टेंट है। लियू रुयान को ऐसा लगा जैसे उसे धोखा दिया गया हो। उसने जल्दी से पूछा, दादी, आपको कैसे पता कि याफान यहाँ है? क्या चेनमो ने बताया? वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सब साफ साफ बता दिया है। याफान और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। वो बहुत ही छोटे दिल वाला है। लियू हुईचिन गुस्से में हंस पड़ी। असिस्टेंट? कौन सा असिस्टेंट ऐसा होता है जो सगाई की पार्टी में आधे रास्ते में निकल जाए? कौन से असिस्टेंट की तबीयत ऐसी होती है कि मालिक खुद अस्पताल में उसके पास बैठा हो? ये तुम्हारा मालिक और असिस्टेंट का रिश्ता है। बाहर बताओ तो कौन मानता? क्या तुम सबको बेवकूफ़ समझती हो? लियू हुईचिन ने लियू रुझान से कड़क सवाल किए। लेकिन लियू रुझान नहीं जानती थी कि क्या करे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो लियू हुईचिन को येफन के साथ अपने रिश्ते के बारे में कैसे समझाए। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि ये कोई प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि येफन के प्रति उसका लगाव एक तरह का पारिवारिक स्नेह है, जो खून का रिश्ता तो नहीं है। पर अगर उसने ये बात कही तो दादी मानेंगी क्या? अब इस समस्या का एक ही समाधान था, और वो था चेनमो। अगर वो सामने आकर सब कुछ समझा दे तो दादी जरूर मान जाएंगी। उसे फिर चेनमो को फ़ोन करने का मन हुआ कि वो आ जाए। लियू हुईचिन ने यह देखा तो रोकना बंद कर दिया और बस साधारण अंदाज में बोली, तुम फालतू की कोशिश मत करो। मेरा अंदाजा है कि चेनमो अभी तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठाएगा। लियू रुझान को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत फ़ोन किया, फ़ोन लगातार नहीं उठा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चेनमो का फ़ोन 3 सेकंड के अंदर ही उठ जाता था। लेकिन आज लियू रुझान ने 3 बार कॉल किया पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अरे पोती, मैं सच सच तुम्हें बता दूं। लियू हुईचिन ने गहरी सांस ली और लियू रुझान को सब कुछ विस्तार से बताया, जो उसके जाने के बाद हुआ। तुम्हें चेनमो को फ़ोन करने से लेकर उसे फैसला लेने के लिए मजबूर करने तक, और आखिर में शादी तोड़ने की घोषणा तक, बस येफन और लियू रुझान के होटल में रहने की तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं कहा। लियू रुझान ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब उसने चेनमो को सबके सामने शादी तोड़ते देखा तो पूरी तरह से दंग रह गई। उसकी आंखों में विश्वास की कमी साफ दिख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे इतना प्यार करता है, फिर हमारी शादी कैसे रद्द कर सकता है? नहीं, मुझे उससे बात करनी है, सब साफ करना है। उसे हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इतना कहकर लियू रुझान बाहर भागने लगी। वापस आ जाओ, अभी जाना भी कोई फायदा नहीं, लियू हुईचिन ने पोती को देखते हुए कहा। अब तो सही और गलत भी समझ नहीं आ रहा। उसे आखिरकार ये बात समझ आ गई कि उसकी परवरिश में वो नाकाम रही। इस पूरे मामले में गलती लियू रुझान की थी, और चेनमो ने बस इस बार उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं किया। तुम हमेशा दादी से कहते रहते हो कि तुम और पड़ोस वाले लड़के का क्या रिश्ता है। अब तक ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? लियू रुयान दादी के सवाल सुनकर चौंक गई। उसकी नज़र कुछ झिलमिला रही थी। थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर हिचकिचाते हुए बोली, दादी, आप क्या कह रही हैं? मैं और ये फ़ान का क्या रिश्ता हो सकता है? आप मुझ पर भरोसा करें, हम सिर्फ सहकर्मी या दोस्त हैं। आप चेनमो की बातें मत सुनिए। मैंने फ़ोन पर कहा था कि मैं सिर्फ अस्पताल आने के लिए येफन को चुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने येफन को चुना है और चेनमो को छोड़ दिया, ऐसा नामुमकिन है। लियू रुयान की आखिरी बात सच थी। उस वक्त वो ज़्यादा परेशान थी क्योंकि तुमने उसे बहुत तंग किया था, इसलिए बिना सोचे समझे येफन को चुनने की बात कह दी थी। अब सोचो तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है। चुप्पी साफ दिखा रही थी कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि लियू रुयान खुद फंस जाए।
लियू हुईचिन को लियू रुयान की झूठी बातों पर भरोसा नहीं था। उसे पता था कि लियू रुयान सच नहीं बोल रही है। लियू हुईचिन बहुत निराश थी। अब तक आकर भी लियू रुयान बहाने बना रही थी, जिससे उसका सीना दर्द से भर गया। लियू रुयान अब तक आकर भी सच नहीं बोल रही। मैं तुम्हारी ये सफाई भी नहीं मानती। यहाँ मौजूद सभी मेहमान भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तुम्हें यह समझना चाहिए कि आज रात के मेहमान सब प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनमें से कई हमारे परिवार के बिजनेस पार्टनर हैं। अगर तुम बेवफाई को नज़रअंदाज कर दोगी तो इससे हमारा लियू परिवार कितना बड़ा नुकसान झेलेगा तुम्हें पता होना चाहिए। लियू रुयान ने हैरानी से पूछा, बेवफाई? किसने कहा मैं बेवफाई कर रही हूँ? लियू हुईचिन ने बिना जवाब दिए अपना फ़ोन निकाला और उसकी और येफन की फ़ोटो दिखा दी। लियू रुयान ने फ़ोटो देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं, डर से भरी। ये कहाँ से आई ये फ़ोटो? किसने ली है ये तस्वीरें? तुम्हें मेरी फ़ोटो से क्या मतलब? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम लोगों के बीच कुछ भी हुआ हो, वो ये फ़ान तो पक्के मरने वाले हैं। अगर चैन परिवार ने कुछ नहीं किया तो हमारा लियू परिवार भी उसे नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दाग है। लियू रुयान अभी भी फ़ोटो की बातें याद कर रही थी कि अचानक लियू हुईचिन ने येफन को मार डालने की बात कही। येफन ने जल्दी से रोका, नहीं, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर आप उसे मारो तो पहले मुझे मारो। लियू हुईचिन पूरी तरह से बिस्तर पर बेहोश हो गई, गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। लियू रुयान ने दादी की बातों की परवाह किए बिना कहा, मुझे अब जल्द से जल्द पता लगाना है कि ये फ़ोटो कैसे बनी। फिर उसे याद आया, ये तो मैंने और येफन ने पिछले हफ्ते काम पर बाहर जाते वक्त ली थी। उस रात वो काम के सिलसिले में मेरे कमरे आई थी। हम सिर्फ कंपनी के काम की बातें कर रहे थे। आखिर में उसने गलती से कॉफ़ी मुझ पर गिरा दी, इसलिए मैं कपड़े बदली थी। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तो आपकी ही बनाई हुई लड़की हूँ। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? लियू रुयान की बात सुनकर लियू हुईचिन थोड़ी शक में थी। ये फोटो भले ही कमरे के अंदर की चीजें नहीं दिखा रही थी, लेकिन एक लड़का और लड़की आधी रात को अकेले कमरे में थे। और आखिर में लियू रुयान ने पजामा बदला और येफन को बाहर तक छोड़कर आई। ये सब देखकर कोई भी बात साफ नहीं लगती। लियू रुयान की सफाई बिल्कुल भी मजबूत नहीं लग रही थी। जब लियू रुयान ने देखा कि दादी अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रही हैं, तो उसने सीधे कहा, दादी, अगर आप अभी भी भरोसा नहीं करती तो हम अभी अस्पताल चलें। आप एक महिला डॉक्टर को बुलाएं। मैं अभी उसकी जांच करवा दूंगी कि मैं अभी भी कुंवारी हूं या नहीं। उनकी इस बात को सुनकर नातिन ने बड़े जोश से कहा। लियू हुआइचिन थोड़ा और भरोसा करने लगी, लेकिन वो और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गई। नाती और ये फ़ान तो लड़का लड़की वाले रिश्ते में नहीं है, तो लियू रुयान ये फ़ान की इतनी हिफाजत क्यों कर रही है? लियू रुयान को पता था कि ये फ़ान का मामला छुपा नहीं रह सकता, इसलिए उसने सीधे साधे सच को बताना ही बेहतर समझा। लियू रुयान ने कहा कि ये फ़ान 1 साल पहले ही लियू परिवार की कंपनी में काम करने लगा था। उसे लगा ये फ़ान ठीक ठाक है, इसलिए उसने सीधे उसे अपने पास असिस्टेंट बना लिया। धीरे धीरे उसे ये फ़ान खास लगने लगा। बाकी जो भी उसके पीछे पड़े थे वो या तो पागलों की तरह इश्क जताते थे या चुपचाप पूरी तरह से ध्यान रखते थे, लेकिन ये फ़ान कुछ अलग था। और लियू परिवार की 3 पीढ़ियों की महिलाओं में कोई भाई नहीं था, इसलिए बचपन से ही उसे एक भाई की उम्मीद थी। और ये फ़ान का आना उसकी उस चाहत को पूरा कर गया। पूरे 1 साल में लियू रुयान, यहाँ तक कि ये फ़न कई बेतुके मांगे भी मान जाता था। लोहेकन ने सुनते ही मन चाहा कि वह लवरुयन को थप्पड़ मार दे। ये भाई है क्या? ऐसा भाई होता है? कोई खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद इतना करीब, ये बात बाहर कौन मानेगा? छम्मो को छोड़कर, जो प्यार में अंधा हो गया था, लेकिन अब वह भी समझदार हो गया है। इसलिए छन्मो इतना शांत होकर इस मामले को सुलझा रहा है। उसने बहुत निराशाएं देखी हैं, बार बार भरोसा किया और हर बार धोखा मिला। इसलिए उसने सार्वजनिक तौर पर सगाई तोड़ने का ऐलान किया। लोहेखन ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए रोते हुए कहा, हमारी लोजा की पूर्वजों ने क्या गुनाह किया कि हमें तुझ जैसे पोती मिली। दादी की डांट सुनकर लोरू यंदिल से बहुत दुखी हुई। इसी वक्त तेज तेज दरवाजे पर दस्तक हुई। चिन्है बाहर से बोला, माँ, मेरे पास एक जरूरी बात है जो आपको बतानी है। चिन्है टेबलेट लेकर तेजी से लोहेकिन के पास आया। माँ, रुयन की बात अब ऑनलाइन फैल गई है। अब जनता हमारी खिलाफ हो गई है। अब क्या करें? लोहेचंद को यह बर्दाश्त नहीं था कि वह इतनी घबराई हुई और बिना कोई फैसला लिए खड़ी हो। इतने साल के बच्चे को भी नहीं पता डरना क्यों? तुम तो बेकार हो, उसने चिल्लाकर कहा। चिन्है और भी डर गया। इसी बीच लोरुयम भी तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। उसे अपने पिता से सच्चे दिल से नफरत थी। अगर लोजा में कोई और लड़का होता तो उसकी माँ इस तरह के आदमी को दामाद नहीं बनाती। मुश्किल में भी हम औरतें ज़्यादा समझदार और शांत रहती हैं, जबकि चिन्है बिल्कुल काम का नहीं है। अचानक लोजा को एक बेटा भी नहीं मिला। माँ के गुजर जाने के बाद लोजा ने चिन्है से और भी नफरत करनी शुरू कर दी। चिन्है तो पहले से ही इस सब का आदतदार था, वह गुस्सा भी नहीं होता। पहले आप देखो। लोरुया ने टैबलेट लेकर लोहीचंद को दिखाया,
पर ज़्यादा देर तक देख नहीं पाई। लोरुयन गुस्से से पूरी तरह कांपने लगी और लोहीचंद तो सीधा बेहोश हो गई, फिर से गुस्से से बेहोश। असल में ये मामला ऑनलाइन तेजी से फैल रहा था। लोग दो धड़ों में बंट गए थे। कई लोग छम्मो के पक्ष में थे, क्योंकि कई जानकारों ने छम्मो ने इन सालों में लोरुयन के साथ जो कुछ किया उसे ऑनलाइन डाल दिया था। यहाँ तक कि छंजाने ने लोजा को जो दहेज और शादी की चीज़ें दी थीं वो भी सब उजागर कर दी गई। नेटिजन्स ने देखा तो लगा जैसे पूरी तरह अमानवीय व्यवहार हुआ है। अब लोरुयन के पास कोई जवाब नहीं था। भले ही वह ये मान भी ले कि वह यफन की बहन है, तो भी कौन यकीन करेगा। हर कोई लोरुयन की आलोचना कर रहा था और साथ ही लोजा को भी इसके लिए दोषी ठहरा रहा था। कुछ लोग ऑनलाइन बुलावा दे रहे थे कि अब से लोजा के किसी भी प्रोडक्ट को ना खरीदा जाए। कल से लोजा के शेयर खरीदने वाले सारे लोग अपने शेयर बेचने लगेंगे। साफ दिख रहा था कि कल लोजा के लिए बुरा दिन होगा। अगर ये मामला अच्छे से सुलझा नहीं तो लोजा का उबारना मुश्किल होगा। जो संसाधन छंजा से पाना मुश्किल से मिला था और जो शेयर की कीमतें ऊपर गई थीं वे भी तेजी से गिर जाएंगी। क्या करें दादी, क्या करें। लोरुयन आखिरकार अपने किए की सजा भुगत रही थी। उसकी अपनी इज्जत खत्म हो गई थी और पूरा लोजा भी बदनाम हो रहा था। बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो क्या करें। तुम मुझसे पूछो मैं क्या करूं। जब तुमने फैसला लिया था तब ये नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। पापड़ुआ लौथैते बर्दाश्त न कर पाई और लोरुयन को एक जोरदार नज़र से देखा। लोरुयन चेहरे को ढकते हुए जोर जोर से रोने लगी, बहुत दुखी और गुस्से में। दादी मेरी गलती है, मुझे पता है मेरी गलती है। वह चुप हो गई, सोच रही क्या दादी सच में हमें छोड़ देंगी। नहीं दादी, मैं शादी टूटना नहीं चाहता, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैं बेवफा नहीं हूँ। लोरुयन अब वो ठंडी और पवित्र महिला नहीं रही जो कभी बर्फीली देवी की तरह थी। इस बार वह एक छोड़ दिए गए कीड़े की तरह दिख रही थी, बिल्कुल दयनीय। अब पछताने से क्या फायदा। अगर तुम खेलना चाहते हो तो अपने कूड़े को संभालो। इतनी धूमधाम से शायद सबको पता नहीं था कि तुम बाहर किसी और के साथ थे। अब ठीक है ना, तुमने खुद को खत्म कर दिया और साथ में लोजा को भी। जैसे पिलुन को देखकर लोहेकिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि लोरुयन और येफन भाई बहन हैं। लौथैता भी आंसू बहा रही थी। वह पहले से ही सोच रही थी कि लौजक की सैकड़ों साल पुरानी विरासत खत्म होने वाली है। उसे लोरियन से नफरत थी और छम्मो से और भी ज्यादा, जिसने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया। शादी के समारोह में न केवल शादी टूटने की घोषणा हुई बल्कि ऑनलाइन अफवाहें फैलाकर जनता का गुस्सा भी बढ़ा दिया गया। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगेगा तो शायद तुम इतनी गुस्सा में फिर से खून निकाल देती। इसी बीच चिन्हाई ने हिम्मत कर लौथैते से कहा, माँ आपको क्या लगता है अब हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए। अब भी कुछ किया जा सकता है। चिन्है कुछ सोचकर बोला, माँ अब हमें दो कदम उठाने होंगे। पहले ऑनलाइन अफवाहों को रोकना होगा, हम जल्दी से लोगों से संपर्क करके खबर को दबा देंगे। दूसरा, अभी छन्मो को ढूंढना होगा ताकि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गलती स्वीकार करे। लियू रुयान और लियू हुईचिन के लिए ये दोनों कदम मुश्किल थे। तरीका जानना एक बात है, लेकिन कैसे हल करना है ये सबसे जरूरी है, खासकर जब चेनमो को सामने लाना हो और उसे दोष भी देना हो। इस मामले में उसका क्या कसूर है। लियू रुयान खुद भी नहीं समझ पा रही थी। किन्हाई ने अपनी राय साफ कर दी और लियू परिवार के बुजुर्ग दोनों हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक बेकार दामाद और एक कमजोर आदमी ऐसा दिमाग लगा पाएंगे। लियू हुईचिन अभी अभी किन्हाई की बुरी तरह आलोचना कर रही थी कि वह घबराया हुआ और बेढंगा है, लेकिन अब जल्दी ही उसकी बातों का जवाब मिल गया। किन्हाई की ये दोनों चालें पहले ऑनलाइन चर्चा संभालना थी जो आसान था। लियू परिवार की अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी है, उन्होंने कुछ बड़े सितारों को बुलाकर कुछ हॉट न्यूज बनाई जो लियू रुयान की अफवाहों से कहीं ज़्यादा तेजी से लोगों का ध्यान खींचने लगी। दूसरे ये कि ये फैन की पहचान पर सवाल था तो लियू परिवार ने उसे सच में अपना मान लिया। लियू हुईचिन से कहा गया कि वह उसे अपना दादा का पोता मान ले। इससे लियू रुयान और ये फैन की पहचान की दिक्कत खत्म हो गई। और सबसे अहम बात, चेनमो को सामने लाना था ताकि वह सार्वजनिक रूप से समझा सके कि यह सब जलन की वजह से हुआ है। उसने ये गलतफहमी पनपाई कि ये फैन और लियू रुयान का रिश्ता कुछ और है, जिससे मामला बिगड़ गया। जिम्मेदारी उस पर डालना था क्योंकि वह हमेशा लियू रुयान पर भरोसा करता है और उससे गहरा प्यार करता है। किन्हाई ने कहा, पहले दो काम आसानी से हो जाएंगे। अब चेनमो की तरफ से सहयोग मिलना जरूरी है। लियू हुईचिन ने थोड़ा सोचकर तुरंत आदेश दिया, किन्हाई मैं अब तुम्हें लियू ग्रुप का उपाध्यक्ष नियुक्त करती हूँ। तुम पूरे मामले को संभालो। जहाँ तक चेनमो की बात है, रुयान और मैं उसका कोई हल निकालेंगे। तुम अभी रात भर ऑनलाइन चर्चा को सही दिशा में ले जाओ। किन्हाई को बस यही इंतजार था। वो तुरंत ही मान गया, टैबलेट लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही किन्हाई चला गया, लियू हुईचिन ने गंभीर होकर पूछा, लियू रुयान तुम सच बताओ, तुमने वाकई में ये फान के साथ कुछ किया है नहीं? असल में अब तक लियू हुईचिन को भरोसा नहीं था कि लियू रुयान और ये फान सिर्फ भाई बहन जैसे रिश्ते में हैं। लियू रुयान को ये भाई ज़्यादा प्रेमी जैसा लगता था।
लियू रुयान को उम्मीद नहीं थी कि उसकी सबसे प्यारी दादी भी उस पर यकीन नहीं करेंगी। दादी, आप मुझ पर भरोसा करें, मैंने वाकई में ये फ़ान के साथ कुछ नहीं किया। मैं उसे बस भाई की तरह समझती हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मैं अपनी माँ की आत्मा के सामने कसम खाती हूँ। लियू हुईचिन ने लियू रुयान की माँ का जिक्र करते हुए चेहरा थोड़ा बदल लिया। उसकी नज़रें भी कुछ अजीब हो गईं। ठीक है, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए तुम एक जांच करवाओ और रिपोर्ट लेकर चेन मो से बात करो। जांच रिपोर्ट। दादी, आप क्या कह रही हैं? लियू रुयान समझ नहीं पाई। जब लियू हुईचिन ने उसकी पेट की तरफ देखा तभी उसे समझ आया कि दादी बात कर रही हैं वर्जिनिटी जांच की। 1 घंटे बाद लियू रुयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो रिपोर्ट लेकर चेन के पुराने घर की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। लियू रुयान को समझ नहीं आया कि तुम नाराज हो या सुन रहे हो। जब लियू रुयान चेन के घर जा रही थी तब अंत में तुम जाग गए। पहले तुम्हें खून उगलने की वजह से बहुत दर्द हुआ था और तुम बेहोश हो गए थे। ये खून तुम्हारे लिए पिछले वक्त को याद करने और उससे विदा लेने जैसा था। लियू रुयान, मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया है। खून उगलने के बाद तुम अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। लियू रुयान के लिए तुम्हारा प्यार भी उसी साथ बाहर निकल गया और जो छाया तुम्हारे दिल में थी वो भी गायब हो गई। तुम नए बने शादी वाले कमरे को देखते हुए धीरे से बोले, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने अतीत से विदा लूं। तुमने शराब की अलमारी से एक बोतल रेड वाइन निकाली और सीधे बोतल से ही एक घूंट भरकर पी लिया। फिर अचानक तुमने वो बोतल शादी की तस्वीर पर फेंक दी। बोतल टूट गई और शादी की तस्वीर बर्बाद हो गई। इसके बाद तुमने एक और बोतल खोली, कुछ घूंट पी और फिर बेडरूम की ओर चल दिए। तुमने लियू रुएन की शादी की गाउन उतारी, उस पर शराब डाल दी और लाइटर निकालकर उसे जला दिया। वो गाउन जो आधा साल मेहनत से बनी थी, जिसमें कीमती गहनों की भरमार थी, अब आग में जल रही थी। पहले तुमने लियू रुएन के लिए एक भव्य शादी का सपना देखा था, इसलिए शादी की गाउन भी खुद यूरोप जाकर किसी महारथी से बनवाई थी। लेकिन अब उस गाउन की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने दोनों की तस्वीरों के फ्रेम भी उठाकर आग में फेंक दिए। तेज आग की चमक ने बाहर खड़े चेन परिवार के सुरक्षा कर्मियों का ध्यान खींचा। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाए और दरवाजे पर जोर जोर से बोले, साहब आप ठीक तो हैं? क्या हमें अंदर आना चाहिए? तुमने कहा, तुम लोग मेरी सारी चीज़ें उठा ले जाओ और ये जगह तोड़ दो। तुम इस शादी के कमरे से नफरत करते थे क्योंकि पिछली जिंदगी में यहीं लियू रुएन तुम्हें बुरी तरह घायल किया था और तुम पौधे की तरह हो गए थे। और अब ये जगह यफन और लियू रुएन के झगड़े और धोखे का अड्डा बन गई थी। तुमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शराब की बोतल पकड़कर पीते हुए धीरे धीरे वहां से चले गए। तुम्हें नहीं पता था कि तुम कहाँ जा रहे हो। हालांकि तुम्हारे नाम कई जगहें थीं, लेकिन कोई भी जगह तुम्हारा घर नहीं थी। शादी का कमरा जहां लियू रुएन धोखा देती थी, चेन परिवार का पुराना घर जहां शेन योचू को ले जाया गया था, ये सब जगहें तुम्हारे लिए सिर्फ दर्द और यातना का कारण थी। तुम अकेले शहर की सड़कों पर चलते रहे जैसे कोई भटकता हुआ भूत, अकेले, उदास और तन्हा। तुम एक बेघर कुत्ते की तरह सड़क पर भटकते रहे जब तक सुबह की पहली किरणें नहीं आ गई। ठीक उसी वक्त तुम्हारे सामने एक 5 सितारा। तुम सिर हिलाते हुए होटल की ओर चले गए और फिर अपने लिए एक राष्ट्रपति सूट बुक किया, कार्ड लेकर। दृष्टि हटाते हुए, इस बार तुमने ज़्यादा पी लिया है और तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से बिस्तर पर जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन अभी जो महिला अंदर आई वो शायद तुमसे भी ज़्यादा पी चुकी है। पूरा शरीर डगमगा रहा है। उसकी साफ सुथरी जैसे चमकदार सफ़ेद बाहें संभालने के लिए कुछ पकड़ नहीं पा रही और वो तुम्हारी तरफ झुक रही है। तुमने सहज रूप से अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जैसे ही तुम दोनों का स्पर्श हुआ, तुम्हें लगा जैसे तुमने किसी नाजुक, चमकदार, हवादार सफ़ेद मखमली चमड़ी वाली महिला को गले लगा लिया हो। औरत तुम्हारी बाहों में झुककर धीरे से बोली, मुझे बचाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस मुझे बचाओ। तुमने जल्दी से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। इस महिला का शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा है और उसकी सफ़ेद त्वचा पर कुछ अजीब लाल धब्बे दिख रहे हैं। तुम अभी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे कि वो महिला अपना सिर पीछे करके तुम्हें चूमने लगी। उसने दोनों हाथों से तुम्हारे गर्दन को कसकर पकड़ लिया और नीचे खींचने लगी। तुमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। जब लिफ्ट नीचे आई तो तुम तुरंत बाहर निकले और उसे अपनी बाहों में लेकर कमरे की ओर चले। कमरे में आते ही महिला और अधिक बेसब्र हो गई। उसने अपनी और तुम्हारी कपड़े जोर से फाड़ने शुरू कर दिए। मैडम, मैडम, कुछ मत बोलो, मुझे चूमो। उसकी बातें थी, तुम्हारा मुंह बंद कर दिया गया। तुम उस बेहद खूबसूरत महिला को, जो बिल्कुल तुम्हारे सामने थी, देखते रहे। तुम पहले से ही नशे में थे। ऐसे प्रलोभन को सहन करना मुश्किल था। तुमने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह उस पल में डूब गए। तुम होटल में आग भड़काए जा रहे थे और वहीं लियू रुयान को चेन परिवार के पुराने घर में ठुकरा दिया गया, लेकिन वो अपनी मेहनत और दुख के साथ। लियू रुयान को पता चलते ही वो बिना रुके सीधे शादी के कमरे की तरफ भागी। मन में एक उम्मीद थी कि वो वहीं मेरा इंतजार कर रही होगी,
लियू रुयान इस बार दिल से बहुत खुश थी और खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। जब लियू रुयान शादी के कमरे पहुंची तो वहां तेरा कोई निशान तक नहीं था। पूरे कमरे में बस कुछ गार्ड्स थे जो बेसबॉल बैट से सारे सजावट तोड़ रहे थे। लियू रुयान गुस्से से ऑलमोस्ट खून खौल गई और जोर से चिल्लाई, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें ये सब तोड़ने को? तुरंत बाहर निकल जाओ। गार्ड्स को तो पता था कि लियू रुयान कौन है। वो लगभग इस जगह की हकदार बनने वाली थी। गार्ड्स ने कहा, मालिक ने कहा है तो हम तोड़ रहे हैं। हमें नहीं पता किसकी बात माननी है। अगर आखिर में तुम दोनों फिर साथ हो गए तो हमें भी भुगतना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं कहूंगा। जल्दी निकलो। गार्ड्स, जो बड़े मजबूत थे, बस बैठ छोड़कर बाहर निकल गए। गार्ड्स के जाने के बाद वो जमीन पर बैठ गया। इस बार उसे सच में समझ आ गया था कि तुम गंभीर हो। तुम बस गुस्सा नहीं कर रही, तुम सच में उससे ब्रेकअप करना चाहती हो। तुम क्यों क्यों मुझे समझाने का मौका तक नहीं दे रही? लियू रुयान दर्द में कारपेट पर बैठी थी। जल्द ही उसने देखा कि कारपेट पर एक लाल खून का धब्बा है जो साफ सफेद कारपेट पर बहुत जोर से दिख रहा था। वो खून उगल रहा था, वो खून उगल रहा था। मैंने क्या किया जो उसे इतना गुस्सा दिला दिया? लियू रुयान असहाय होकर जमीन पर बैठी और दर्द से रोने लगी। इसी वक्त वो जैसे पतझड़ की बेरहम हवा में बहती हुई सूखी पत्ती। उसकी आंखों में निराशा और दर्द भरा था। प्रेसिडेंशियल सूट के उस आलीशान बिस्तर पर तुम और वह अजनबी औरत 1 घंटे तक लिपट कर पागलपन की हद तक साथ रहे। 1 घंटे बाद उसके दवाओं का असर खत्म हो गया और वह पूरी तरह से बिस्तर पर थक कर गिर पड़ी। वहीं तुम्हें आज़ादी मिली। सुबह की धूप में वह सबसे पहले जागी। वह एक खिले हुए सफ़ेद कमल की तरह साफ और चमकदार लग रही थी। वह और भी पवित्र और गरिमामय नजर आ रही थी। उसके गाल पर हल्की सी लालिमा थी, जैसे शर्मीली लड़की के चेहरे की झिलमिलाहट, जो उसे और भी मोहक बना रही थी और ये दिखा रही थी कि वह अब लड़की से महिला बन चुकी है। लियू मंग्याओ, जो कि मोलू शहर के थिएटर कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थी, सामने की सारी बातों को देखकर थोड़ी देर के लिए ठहर गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक अजनबी बिस्तर पर पड़ी है और उसके साथ एक अजनबी आदमी भी है। वह अनजाने में चीखने लगी, लेकिन तुरंत अपने हाथ से मुंह दबा लिया। वह डर रही थी कि कहीं यह आदमी जाग न जाए और फिर से उसे नुकसान न पहुंचाए। असल में लियू मंग्याओ मोलू थिएटर कॉलेज की छात्रा थी, जो जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली थी। ग्रेजुएशन से पहले उसने रेड आर्ट फिल्म कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और डेब्यू किया था। कल अपने सीनियर झांग जिए के निमंत्रण पर वह हांगचेंग आई थी एक शो में हिस्सा लेने। शो खत्म होने पर झांग जिए उसे कुछ निवेशकों से मिलाने ले गया। इससे पहले ही झांग जिए ने संकेत दे दिया था कि आज रात थोड़ा खुलकर रहना पड़ेगा, कुछ बलिदान भी देना होगा। लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि खुलकर रहने का मतलब होगा अपना शरीर बेचकर निवेशकों को खुश करना। वह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था और तुरंत वहां से जाने लगा, लेकिन झांग जिए ने मना कर दिया। आखिरकार झांग जिए ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा कि पहले एक जाम पी ले, फिर जा। लियू मंग्याओ बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे तुम्हें देखते हुए कल रात की यादें धीरे धीरे सामने आने लगी। लियू मेंग्याओ को आखिरकार याद आया कि उसने ही उसे गिराया था। पिछली रात की पूरी बेहुदा और अजीब कहानी याद आ रही थी। लियू मेंग्याओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? जब वो घबराई हुई थी तो उसने फिर से तुम्हें देखा और महसूस किया कि जिसने उसका शरीर छीन लिया वो आदमी वाकई अच्छा दिखता है। लियू मेंग्याओ ने अपनी नजरें तुम्हारे चेहरे पर टिकाई और धीरे से कहा, अच्छा हुआ तुम थे, वरना वो बूढ़ा आदमी होता तो मैं मर जाती। लियू मेंग्याओ नंगे पैर बिस्तर से उतरी। उसकी सफ़ेद और नरम त्वचा ग्रीक देवी जैसी लग रही थी। वो हल्की फुल्की चाल से जमीन पर बिखरी टूटी फूटी कपड़े उठाने लगी और जल्दी से पहनने लगी, लेकिन फिर भी उसके शरीर को पूरी तरह छिपा नहीं पा रही थी। मजबूरन उसने तुम्हारी जैकेट पहन ली। वो खुद से बोली, मैं सोई भी और उसने मेरा कपड़ा भी पहन लिया, ये थोड़ा गलत तो नहीं है? लियू मेंग्याओ थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर अपनी गर्दन से हार उतारकर बिस्तर के पास रख दिया और एक लाइन भी लिखी। आखिर में वो हंसते हुए बोली, क्या इसे वेश्यावृत्ति कहेंगे लियू? मेंग्याओ ने अपना चेहरा ढक लिया। हंसी और रोने के बीच फंसी हुई। उसने तुम्हारी जैकेट को कसकर अपने ऊपर लपेटा और बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची वह रुक गई। वो खूबसूरती से पलटी और तुमको एक बार फिर देखा, जो मछली की तरह गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे तुम्हारा चेहरा दिल में बसा लेना चाहती हो। कुछ देर बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरवाजा खोला और चली गई। तुम तब तक सोते रहे जब तक सूरज अच्छी तरह से निकल नहीं आया, फिर जागे। लियू मंग्याओ की अब कोई झलक नहीं बची। तभी समझ आया कि वो पहले ही जा चुकी है। तुम बिस्तर के पास देखते हो और वहां गले में पहनने वाली नेकलेस और एक कागज दिखता है। उस पर लिखा है, रूबू इश्क, गलत फहमियाँ, गलत ख्याल। जैकेट में पहनकर चली गई। नेकलेस मुआवजे के तौर पर। तुम नेकलेस को हथेली में लेकर नाक के पास धीरे से सूंघते हो, उसके खास खुशबू को महसूस करते हो। आखिर में तुम कल की चादर पर लगे लाल खून के दाग को देखकर एक अर्थपूर्ण नजर डालते हो। सोते ही भागने का मन है।
नहीं चलेगा। तुम फोन निकालकर बॉडीगार्ड लियू हाओ को कॉल करते हो। कल रात मेरी रूम में जो औरत आई थी उसका 1 घंटे में पूरा डिटेल चाहिए और मुझे एक कपड़े का सेट ढूंढ कर ला देना। लियू हाओ जवाब देने से पहले ही तुम फोन काट देते हो और बाथरूम जाकर नहाने लगते हो। फोन के दूसरी तरफ लियू हाओ डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। कल कोई मेरे मालिक के कमरे में घुसा है, जल्दी जाकर सीसीटीवी चेक करो कि आखिर कौन था। तुम नहाकर तैयार हो रहे हो, तभी बॉडीगार्ड कपड़े और कुछ कागज लेकर दरवाजे पर आ जाता है। क्या पता चला? तुम कपड़े पहनते हुए पूछते हो। लियू हाओ कहता है, सर, हमने पता लगाया कि जो औरत कल आपकी रूम में आई थी उसका नाम लियू मंग्याओ है। वो अभी कॉलेज की छात्रा है, मशहूर मोगू शहर के थिएटर कॉलेज में पढ़ती है। कल उसे किसी ने बुलाया था हांगचेंग में परफॉर्मेंस के लिए। शो खत्म होने के बाद एक पार्टी में उसे किसी ने नशीली दवा दे दी। अब वो सुबह ही हाई स्पीड ट्रेन पकड़कर जा चुकी है और अभी मोगू शहर पहुंच चुकी है। तुम पूछते हो, जिसने उसे बुलाया था उसका नाम पता चला? हाँ, उसका नाम झांगजिए है, जो उसी थिएटर कॉलेज का सीनियर है। कहा जा रहा है कि उसी ने लियू मंग्याओ को नशीली दवा दी। लियू हाओ पक्का कहता है, हाँ, शायद वही थी। अगर नहीं भी थी तो भी वो मददगार थी जो सब प्लानिंग कर रही थी। तुम ठंडी हंसी देते हुए खून की तरह भरे चेहरे से कहते हो, प्लानिंग व्लानिंग। असल में बस एक गुंडा है। वो तैयार था लियू मेंगियाओ को किसके बिस्तर पर भेजने के लिए। लियू हाओ ने झिझकते हुए कहा, ये आदमी तुम जानते हो, तुम्हारा उससे गहरा नाता है। तुम अभी कोट पहना ही था कि लियू हाओ ने कहा, तुम इस आदमी को जानती हो। ये सुनकर सब हैरान रह गए। क्या मैं उसे जानती भी हूँ? बताओ तो सही, ये कौन है? मैं भी ऐसे घटिया इंसान को जानती हूँ। लियू हाओ ने शर्माते हुए एक बार देखा और हकलाते कहा, वो किन सान ये है। किन सान ये कौन है? तुम एक पल के लिए सोच नहीं पाए कि वो कौन है।